गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम का और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इनका 3 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए डिस्कस कर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई वी ट्रांसमिट पावर एट हाई वोल्टेज। हम लोग क्यों हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं? तो आंसर सिंपल है, टू डिक्रीज द लॉस। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना। ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज एसी पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू √3 VL IL cos फाइव और 3 V फेज I फेज cos फाइव। सेकेंड जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड करंट, फर्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज एंड करंट। तो लॉस को कम करना है, तो लॉस में लाइन वोल्टेज ऑफ करंट सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन करंट एंड पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला है इसमें आईएल का वैल्यू कैसे आएगा? आईएल इक्वल टू पावर बाय √3 VL cos फाइव। तो अगर VL इंक्रीज होगा, I होगा डिक्रीज, I डिक्रीज होगा, I स्क्वायर R जो ओहमिक पावर लॉस कंपोनेंट है, ओहमिक पावर लॉस कंपोनेंट है, वो डिक्रीज होगा। तो लॉस कम होगा। तो क्या पहले दिन हम बताते थे कि लॉस के ऊपर कितना कॉस्ट डिपेंड करता है, तो कॉस्ट भी कम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन यही पे आते हैं कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? अगर क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा और इंटरव्यू पे पूछेगा तो यही एक्सप्रेशन देना होगा ना। इसमें कंफ्यूजन का बात क्या है? कंफ्यूजन का बात ऐसा है कि देखो, ये हो गया आपका एक रेजिस्टर। रेजिस्टर का अक्रॉस पे अगर एसी वोल्टेज के लिए पावर लॉस का फॉर्मूला VI cos फाइव फॉर ए रेजिस्टर cos फाइव इक्वल टू 1, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल फाइव इक्वल टू 0। तो इसमें से आ गया फॉर्मूला V इंटू आई। ओहम्स लॉ अगर यूज करें तो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए ओहमिक कंडक्टर, कंडक्टर दो टाइप का होता है, ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉर्मल जो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं जैसे आपका कॉपर और एल्यूमिनियम, वो होता है ओहमिक कंडक्टर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओहमिक कंडक्टर के लिए V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V/R। तो अगर V को रिप्लेस करें तो मिलेगा I स्क्वायर R, अगर I को रिप्लेस करें तो मिलेगा V²/R। तो अभी वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा? लॉस और भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम लोग I²R फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ये जो V है, V आपका रेजिस्टर के अक्रॉस पे वोल्टेज, इसको हम लोग VR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर और वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर, ये हो गया आपका VR। रेजिस्टर का थ्रू पे करंट कितना है? I। तो ये जो ड्रॉप, ये जो पावर लॉस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें ये जो V है इसको लेना पड़ेगा VR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, एंड जो करंट है उसको लेना पड़ेगा IR। तो दो टाइप का सर्किट होता है, एक होता है कि सीरीज सर्किट, दूसरा होता है कि पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सीरीज सर्किट पे करंट कांस्टेंट रहता है। आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हैं। तो जब भी हम लोग सीरीज सर्किट लेंगे तो I²R फॉर्मूला यूज होगा आसन कैलकुलेशन के लिए, और जब भी हम लोग पैरेलल सर्किट लेंगे तो V²/R फॉर्मूला यूज होगा आसन कैलकुलेशन के लिए। लेकिन दोनों ही लॉ हम यूज कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर सर्किट, एंड दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है और जो क्या असली में हो रहा है उसको जानने के लिए हम लोग एक मॉडल ट्रांसमिशन सिस्टम लेंगे। मॉडल सिस्टम का मतलब क्या है? मॉडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक आइडियलाइज्ड सर्किट को कंसीडर करेंगे एंड वी विल एज्यूम समथिंग फॉर इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो वो यूज करके हम लोग ये जो फैक्ट है कि हम लोग क्यों पावर लॉस को कम करने के लिए वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है फॉर ट्रांसमिशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉडल सर्किट कैसा होगा? देखो, ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है जनरेटर से। तो पहले आएगा जनरेटर,
कौन सा जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल्टरनेटर। फर्स्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि पावर जनरेट करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। तो पहले आएगा सिंक्रोनस जनरेटर। जनरेटर आ गया, कहाँ पे है जनरेटर, जनरेटिंग स्टेशन पे और पावर स्टेशन और पावर प्लांट पे। इसका वोल्टेज कितना था, 11 kV RMS वैल्यू लाइन टू लाइन। जनरेटर कौन सा, सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल्टरनेटर। फिर जनरेटर से आएगा 3 फेज लाइन। 3 फेज लाइन के हम लोग ABC और RYB ऐसे करके डिनोट करते हैं। हम अभी RYB से डिनोट कर रहे हैं। जनरेटर के बाद क्या आएगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन का जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं। कितना इंक्रीज करते हैं, 765 kV, 400 kV, 220 kV और 132 kV पे हम लोग इंक्रीज करते हैं इन इंडिया। बाहर में और ज़्यादा वोल्टेज लेवल है। तो स्टेप अप करने के बाद पावर आ गया ट्रांसमिशन लाइन पे। ट्रांसमिशन लाइन भी एक 3 फेज सिस्टम है, RYB। फिर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करेगा। एंड इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अभी तक 3 फेज 3 वायर सिस्टम था, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 वायर था। डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया 3 फेज 4 वायर सिस्टम। हम लोग देखेंगे क्यों आते हैं। तो ओपोर में आ गया न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों ओपोर में रहता है, न्यूट्रल क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अभी ये समझो कि 3 फेज 3 वायर था, उनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे 3 फेज 4 वायर आ गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आर फेज और न्यूट्रल को इस्तेमाल करके हम लोगों का घर में पावर आ गया। घर में जल रहा है एक इनकैंडिसेंट लैम्प जो 1150 वाट का है एट 230 वोल्ट। फॉर इजी कैलकुलेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेप अप हो रहा है 11 kV से कितना, 400 kV। तो अभी देखो एक पुराना एक इनकैंडिसेंट बल्ब जल रहा है जिनका पावर 1150 वाट। तो बल्ब पूरा ना हो गया लेकिन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर हमेशा ड्रॉ कर रहे हैं फॉर ग्लोइंग, ठीक है। तो ये जो पावर है हम लोग अगर एज्यूम करें कि इन बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन एंड आपका घर, ये दोनों के बीच पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। इन बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन एंड योर होम देयर इज नो अदर लोड कनेक्टेड। तो ये जो कांस्टेंट 1150 वाट पावर, तो इसको जनरेटर सप्लाई कर रहा है। जनरेटर से कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर 1150 वाट जा रहा है कहाँ, घर में। अभी देखो ये 3 फेज सिस्टम है, ए भी 3 फेज, ए भी 3 फेज, फिर घर में आ गया सिंगल फेज। तो टोटल जो हम लोग का ब्लॉक डायग्राम है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट एक सिंगल फेज डायग्राम पे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये 3 फेज सिस्टम को हम लोग इक्विवेलेंट सिंगल फेज सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसका एक ब्यूटीफुल रीजन है, वो 3 फेज सिस्टम में आप लोग पढ़ोगे। अगर रजनीश सर नेटवर्क थ्योरी पे नहीं बताया तो प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी एंड आई विल डिस्क्राइब, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट सिंगल फेज पे कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या बताए थे कि जनरेटर स्टार कनेक्शन पे रहता है, ये भी ट्रांसमिशन लाइन पे स्टार कनेक्शन पे रहता है। तो क्यों हम लोग स्टार कनेक्शन पे कंसीडर करते हैं, वो भी 3 फेज सिस्टम पे पता चलेगा। एक्चुअली ये जो पावर सिस्टम है इसको जानने के लिए नेटवर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक जरूरी है। तो फील्ड थ्योरी का जितना बेसिक जरूरी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। एज बिकॉज रजनीश सर इज हैंडलिंग नेटवर्क थ्योरी, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू एक्सप्लेन 3 फेज सिस्टम एंड AC पावर एनालिसिस। अगर आप लोगों के सिलेबस के अंदर वो नहीं है और टाइम नहीं मिलेगा तो इन दैट केस आई विल मेक सम सेपरेट वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ए 3 फेज सिस्टम एंड AC पावर एनालिसिस।
लेकिन आई थिंक थर्ड सेमिस्टर में आप लोग थोड़ा सा पढ़े हो थ्री फेज सिस्टम के बारे में, तो ठीक है, उसी से अभी काम चलेगा। तो स्टार कनेक्शन के लिए फेज वोल्टेज कितना होगा, 400/√3। ए वाला ट्रांसफार्मर था 11 kV इज टू 400 kV। तो अगर इक्विवेलेंट हम लोग सिंगल फेज डायग्राम लेंगे तो लेना पड़ेगा A/√3 A/√3, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, पहले आ गया जनरेटर, जनरेटर के बाद आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद आएगा ट्रांसमिशन लाइन, उनके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद आएगा आपका घर में जल रहा है बल्ब जल गया। बल्ब कितना था, 1150 वाट एट 230 वोल्ट पर फेज, ठीक है। तो अभी जो ट्रांसमिशन लाइन हम लोग लिए, तो ट्रांसमिशन लाइन मतलब एक वायर हो गया ना, तो वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा एंड कैपेसिटेंस रहेगा। ये जो दो टर्मिनल है, बी अटेंटिव हियर, ये जो दो टर्मिनल है, इसमें अगर एक वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्टेज कितना मिलेगा, 400 kV/√3। इसका वैल्यू है 230.9 वोल्ट। फॉर इजी कैलकुलेशन इसको लेना चाहिए था 231 kV, सॉरी वोल्ट नहीं kV, किलो वोल्ट, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे 230 kV, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज आ गया 230 kV। अभी ये जो लाइन पे कौन सा पावर फ्लो कर रहे हैं, 1150 वाट। तो सिंगल फेज पावर का इक्वेशन क्या है, P = VI cos phi। और रेजिस्टिव लोड इसको हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, एंड जो कंप्लीट सर्किट होगा इसको हम लोग एक डीसी के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें सो मेनी अजम्पशंस आर देयर। जैसे देखो एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अगर लेंगे तो उसमें हम कैपेसिटर नहीं दिखा सकते। सेकेंड जो एजम्पशन है कि दो टाइप का पैरामीटर होता है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर है ना, वो लाम्प्ड के रूप में भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। लाम्प्ड का मतलब है ये जो कंक्रीट लाइन है इसका रजिस्टर को एक जगह पे हम लोग दिखा सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड के मतलब है कि हम लोग एक जगह पे दिखा नहीं पाएंगे। जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन दैट टाइम इन डिटेल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए समझो कि अभी हम लोग सिर्फ रजिस्टर में फोकस रहेगा हम लोगों का। तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर नेग्लेक्टिंग कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। तो देखो अभी वोल्टेज आ गया इतना, तो करंट कितना होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगा 1150 वाट बाय 230 kV। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 1150 वाट बाय 230 kV आएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर। तो सिमिलर टू ए डीसी सर्किट हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो करंट का मतलब वोल्टेज, पावर बाय वोल्टेज, तो करंट इतना आ गया। ए वाला करंट लगेगा टू फ्लो ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर 1150 वाट फॉर ए रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा, VR क्या होगा, I × R का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 100 ओम। तो अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये जो पावर हम फ्लो कर रहा है इसके लिए रेजिस्टर के अक्रॉस पे कितना ड्रॉप हो रहा है। तो वो क्या दो फॉर्मूला से पता चलता है, दो फॉर्मूला से पता चलता है। पहला फॉर्मूला क्या, V²/R, VR²/R, दूसरा फॉर्मूला I²/R।
अगर हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू लिया 100, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 स्क्वायर मतलब आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वाट। फिर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फिर देखेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसका वी आर का वैल्यू क्या है आई इंटू आर, वी आर का वैल्यू आई का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 तार होल स्क्वायर बाय आर, 5 स्क्वायर 25, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वाट। कैलकुलेट करके देखो दोनों में आ रहा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वाट। तो कॉन्फ्यूजन कहाँ पे था, कॉन्फ्यूजन था ये जो वोल्टेज, ये जो वी आर है इसको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग पावर लॉस, ना तो ए वाला भी। ये जो 230 के भी कौन सा भी था, ये दो टर्मिनल के बीच में भी था, और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा भी यूज करके, ए वाला जो भी है इसके यूज करके। बात समझ में आया। तो अगर अभी वोल्टेज हाफ हो गया 115 केवी, तो करंट क्या होगा इंटू 2 हो गया, सॉरी इंटू 2 हो जाएगा, करंट हो जाएगा दुगुना। कैलकुलेट करके देखना 1150 वाट बाय 115, तो करंट हो जाएगा दुगुना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2। तो लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब लॉस कितना होगा 4 गुण हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन करके देखना। टेक डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स 765, 220, 230 के भी, 66 के भी, ऐसे ऐसे लेकर के देखना कि लॉस का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। अगर दुगुना होगा वोल्टेज तो लॉस, सॉरी वोल्टेज अगर हाफ होगा तो लॉस 4 गुना हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो लॉस प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस आएगा एग्जाम पे तो लिखना होगा कि 3 फेज पावर इक्वल टू √3 VL IL cos phi। ठीक, तो IL इक्वल टू P बाय √3 VL cos phi। वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो करंट होगा डिक्रीज, करंट डिक्रीज होगा तो आई स्क्वायर आर जो ओमिक पावर लॉस है वो वाला कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं कि लॉस कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जैसे कॉस्ट कम लगेगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन फॉर टेकिंग हाई वोल्टेज। लेकिन ये जो कंप्लीट डिस्कशन है अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा समझ में आया है कॉन्सेप्ट, हम क्या बताना चाहता है। What I am trying to explain, I think you have got the point. लेकिन बात क्या है, ओहम्स जो लॉ है ना वो डिजाइन किए थे हम लोग 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्या, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ ओहमिक कंडक्टर के लिए फॉर डीसी करंट पहले डिजाइन किया हुआ था। देखो ओहम लॉ इनका 2 फॉर्म है, 3 डायमेंशनल फॉर्म एंड 2 डायमेंशनल फॉर्म। आप लोग शायद सर्किट थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में इसके बारे में डिटेल्स पढ़े होंगे। हम फिर भी फॉर माय ओन सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें देखो 3 डायमेंशनल फॉर्म है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 2 डायमेंशनल फॉर्म है I इक्वल टू V बाय R, ये आप लोग जानते हो फॉर DC। फॉर AC इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, I इक्वल टू V बाय Z। Z
मतलब इम्पीडेंस सेम है, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। एसी में जो रेजिस्टेंस था डीसी में वही एसी में हो गया इम्पीडेंस। लेकिन नाइदर दिस नॉट दिस नॉट दिस, एक भी फॉर्मूला ट्रांसमिशन लाइन पे यूज नहीं होगा। एक आइडियलाइज्ड एप्रोप्रिएट अगर ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस करेंगे तो इन दैट केस हम लोग जो अभी तक जो डिस्कशन कर रहा था कि ओहम्स लॉ इस्तेमाल करके हम लोग कर रहा था। ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारा फैक्टर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एसी है एंड वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे बाद में हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला होगा I इक्वल टू VS एट द एंगल ऑफ डेल्टा माइनस VR एट द एंगल ऑफ 0 बाई Z एट द एंगल ऑफ थीटा। तो सपोज जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन फिर और एक जनरेटर एंड लोड। तो ये हो गया जनरेटिंग साइड जहाँ से पावर हम सेंड कर रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, मॉड ऑफ VS इज सेंडिंग एंड वोल्टेज। और ये जो रिसीविंग एंड जहाँ पे लोड कनेक्टेड है, तो रिसीविंग एंड में जो वोल्टेज होगा उनका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ VR। ये दोनों सेम फेज पे नहीं रहता है। फेजर डायग्राम आप लोग सर्किट थ्योरी में पढ़े होंगे, और इसको अगर ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा लगेगा फेजर डायग्राम। अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्शन ठीक से नहीं है तो लेट मी नो, आई हैव टू एक्सप्लेन फेजर डायग्राम। तो ये दोनों का फेज सेम नहीं रहेगा। एसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज भी एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है। तो इसका दोनों का जो फेज डिफरेंस वो होता है डेल्टा। डेल्टा को हम लोग कहता है लोड एंगल और टॉर्क एंगल, लोड एंगल और टॉर्क एंगल। बाद में जब हम ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना तो डायरेक्ट ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ ही है विथ सम मॉडिफिकेशन। जो ओहम्स एक हाई स्कूल फिजिसिस्ट था, तो हाई स्कूल तक क्या डीसी करंट इस्तेमाल होता है। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि डीसी करंट में वोल्टेज अगर ऐसा अप्लाई करें तो वोल्टेज का वैल्यू होगा IR और करंट का वैल्यू होगा V/R। ज़्यादातर केस पे हम लोग वोल्टेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो हम लोग लॉ के एक्सप्लेन करते हैं I इक्वल टू V/R ऐसे। तो होगा Z होगा आपका ये जो ट्रांसमिशन लाइन उनका इम्पीडेंस, और थीटा हो गया आपका इम्पीडेंस एंगल। इम्पीडेंस मतलब इसमें रेजिस्टर इंडक्टर रहेगा ना, तो इसके लिए फेजर जो डोमेन है, फेजर डोमेन पे इम्पीडेंस एंगल आता है। तो ये होगा आपका कंप्लीट फॉर्मूला। पहला बात ये है। सेकेंड और एक चीज एक्सप्लेन करना है, जैसे देखो फिजिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग अगर एक सर्किट को कंसीडर करते थे इन फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये वोल्टेज के लिए आ गया करंट के लिए I²R लॉस होगा थ्रू द रेजिस्टर, एंड ये जो लॉस था इसको हम लोग क्या कहते थे, पावर डिसिपेटेड। एक टर्म था पावर डिसिपेटेड। हम लोग कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और फिजिक्स पे पावर लॉस ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि लॉस का मतलब क्या, जो हमेशा के लिए खो गया। तो पावर मतलब एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कभी लॉस होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म पे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो लॉस है, ये लॉस का मतलब क्या है, पहले एनर्जी था इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे, अभी रेजिस्टर के लिए हीट फॉर्म पे चला गया। अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो हीट बहुत ज्यादा होगा, तो इन दैट केस लाइट एनर्जी भी आएगा, जैसे इनकैंडेशन बल्ब चलता है। तो जो भी हो, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। समझ में आया बात। तो इसीलिए जो कंपोनेंट है उसको हम लोग कहते थे पावर डिसिपेटेड। कभी भी फिजिक्स और फील्ड थ्योरी में हम पावर लॉस ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट्स रॉन्ग डेफिनेशन। ठीक है,
लेकिन पावर सिस्टम में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओहमिक पावर लॉस, है ना। ओहमिक पावर लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि पावर सिस्टम में और ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। इन दैट केस जो भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल फॉर्म से दूसरा फॉर्म पे चला गया, हीट लाइट साउंड, एंड अगर उसका कॉस्ट हमको नहीं मिल रहा है, जनरेटिंग जो स्टेशंस है, जो जनरेटिंग कंपनीज है, वो सब समझते हैं क्या, कॉस्ट, प्रॉफिट। तो अगर उसका पैसा नहीं मिला तो वो लोग सीधा कह देंगे कि लॉस कंपोनेंट है। जैसे रजिस्टर पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डोमेन से हीट डोमेन पे चला गया, तो अभी तो हम ये जो हीट है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बैठे तो आप वाटर बॉयल तो नहीं कर पाओगे ना, तो वो क्या हो गया, वो लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, हम लोग ये जो पावर डिसिपेटेड कंपोनेंट इसको डायरेक्टली कह देंगे पावर लॉस। अगर सेम जो आपका हीटर और जो घर में गीजर रहता है उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसका पैसा मिल रहा है। अगर जो ट्रांसमिशन लाइन उसमें टैपिंग करके कोई कुछ थेफ्ट किया, इन दैट केस इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे एनर्जी यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको हम लॉसेस ही बोलेंगे। तो सोचो कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपोनेंट जो फिजिक्स में था पावर डिसिपेटेड, फील्ड थ्योरी में भी पावर डिसिपेटेड था, मतलब एनर्जी डिसिपेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कंपोनेंट हम लोग डायरेक्टली कह लेंगे कि पावर लॉस कंपोनेंट। इसमें ही पता चलता है कि पावर सिस्टम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन के टाइम पे लॉसेस कितना इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा हम दो चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक होगा लॉस, एक होगा वोल्टेज प्रोफाइल। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम का जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई वी kept the power line frequency और यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी इन इंडिया एट 50 हर्ट्ज। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।